Good morning, students. Beta, we started with controlling in yesterday's class. I am continuing today with the same chapter, जिसमें हमारा रहता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। उससे पहले आपका एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू अ हिंट। शायद हम पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप होता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप होता है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम प्लान करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल में क्या होता है कि आप ये चेक करते हो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें कोई डेविएशन आ रही है तो उस डेविएशन का क्या रीजन है, ये आप फाइंड आउट करते हो कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप है और ये फाइंड आउट करके आप नेक्स्ट टाइम प्लानिंग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग करते हो। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी वो कंट्रोलिंग के हिसाब से, लास्ट कंट्रोलिंग के हिसाब से होगी। उसके बाद उस प्लानिंग की जो कंट्रोलिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपकी प्लानिंग की जाएगी। मतलब ये पूरा साइकिल है जो हमारा चलता रहता है, जो हमने एक फीचर में पढ़ा था दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यस, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा साइकिल चलता रहता है और जहां कंट्रोलिंग खत्म होता है वहां प्लानिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है एज पर योर सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टेप्स में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। उसके बाद हम मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम कोई डेविएशन अगर है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यही 5 स्टेप होते हैं जिसमें आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, दोनों में क्या डेविएशन है। अगर कोई डेविएशन है पहले तो डेविएशन फाइंड आउट करो, थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका रीजन ढूंढना है कि आपकी वो डेविएशन क्यों आई है। एंड फिफ्थ स्टेप टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है कि नेक्स्ट टाइम हमारी जो डेविएशन अब आ रही है वो नेक्स्ट टाइम ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या एक्शन लेना है। ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब हम डिटेल में बढ़ेंगे, यही हम आज की क्लास में करने वाले हैं, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें नंबर 1 पे आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं, सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम टारगेट सेट करेंगे ना, कि आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि 12th में बोर्ड क्लास में आपने इतना स्कोर करना है। उसके बाद लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि जो टारगेट आपने सेट किया था या आप अच्छा किया या बुरा किया। अब अच्छा या बुरा किस पे डिपेंड करता है, जो हमने सोचा था, जैसी हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें गई हैं तो हमने अच्छा किया। अगर हम जैसे हमने प्लानिंग नहीं की थी, चीजें उससे वर्स्ट गई हैं, तो हमने बहुत बुरा किया। और ऐसा भी हो सकता है कि चीजें उससे बहुत ज्यादा बेटर गई हों। ये भी हो सकता है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या फिर ये हो सकता है कि शायद हमने स्टैंडर्ड ही बहुत लो सेट किया था। ओके, तो सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। ये एक क्राइटेरिया आपको दे देता है, एक सेट आपको दे देता है जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करते हो कि यस कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, जिसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या आपकी परफॉर्मेंस खराब रही है। इन सब के बेसिस पे ही है और यही चेक करने पे हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वे। स्टैंडर्ड्स आपके जरूरी नहीं है हमेशा नंबर्स या फिगर्स में ही होंगे, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। At the time of setting standards, a manager should try to set a standard in precise quantitative manner. Precise होना चाहिए जो आपका स्टैंडर्ड है, precise मतलब क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। As this would make their comparison with actual performance easier. क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड ही क्लियर नहीं होगा, प्रिसाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टारगेट सेट किया था जी 60 से 80, अब कहाँ 60 कहाँ 80, टारगेट सेट किया है 80 to 99, अब कहाँ 80 और कहाँ 99। 80 में कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा डीयू में, 99 में आपको चांसेस है कि एसआरसीसी में आपको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट सेट करना है
ऐसा ना हो कि आप अपनी रेंज सेट कर रहे हो, आप एक फिक्स टारगेट सेट कर रहे हो कि आई हैव टू स्कोर अबव 95, देयर इज नो रेंज इन बिटवीन, 95 से ऊपर, 97 से ऊपर, 99, ये टारगेट अब अगर आप सेट कर रहे हो, मतलब आपका टारगेट जो है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 in every 1000 pieces प्रोड्यूस टू 5 in every 1000 pieces प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, कि जहाँ पे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट जो अब तक आपका आता है, अगर 1000 पीसेज में 10 पीस डिफेक्टेड निकलते हैं तो हम टारगेट सेट करेंगे कि 1000 में से 10 की बजाय 5 पीस डिफेक्टेड निकले। प्रिसाइज हो गया कि 10 की बजाय 5 निकलने चाहिए डिफेक्टेड। नेक्स्ट टाइम और बेटर टारगेट सेट करेंगे कि कोई भी डिफेक्टेड ना निकले। तो मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं वो एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। समटाइम्स स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी सेटिंग क्वालिटेटिव टर्म्स, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है। वेन एवर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर सेट, एन एफर्ट मस्ट बी मेड टू डिफाइन देम इन अ मैनर दैट वुड मेक देम मेजरमेंट इजियर। मतलब जब भी आप क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करते हो तो आपको ये देखना होगा कि वो ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसको आप मेजर कर सको। क्वालिटी तो है बट मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन अ फास्ट फूड चेन having self-service, standard can be set in terms of time taken by a customer to wait for the table, time taken by him to place the order, time taken to collect the order। ये सारी चीजों के बेसिस पे आप अपनी क्वालिटी को जज कर सकते हो इन रेस्टोरेंट। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो अपना टारगेट सेट करना है वो टारगेट आपका क्वालिटी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, पहला स्टेप जो हमने पढ़ा कि उसमें वो टारगेट क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वो टारगेट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल। आपका जो टारगेट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपका टारगेट। ये हमने पढ़ी दो चीजें इन योर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने एक्चुअली काम क्या किया। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनली ऑब्जर्व कर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। सैंपल चेकिंग, एक पर्टिकुलर सैंपल लेकर उसमें से आप चेक कर रहे हो कि कैसी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉइज। अकाउंटिंग रेशियोज के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच द स्टैंडर्ड्स आर सेट टू मेक द कंपैरिजन इजियर। परफॉर्मेंस भी सेम ही यूनिट में सेट करना चाहिए जिस यूनिट में आपने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तभी उनको कंपैरिजन करना, कंपेयर करना इजी हो जाएगा। इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कम्प्लीटेड। टास्क पूरा होने के बाद ही मेजर करना चाहिए, इन बिटवीन नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। हाउएवर, वेयरएवर पॉसिबल, मेजरमेंट शुड बी डन कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली आपकी मेजरमेंट जो है वो होते रहने चाहिए। क्यों होते रहने चाहिए? कंटिन्यूअसली उसकी मेजरमेंट होती रहनी चाहिए इन बिटवीन, कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ असेंबलिंग टास्क, ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी चेक्ड बिफोर असेंबलिंग। ऐसा ना हो पूरा असेंबल करने के बाद पता चल रहा है जी चीज तो अब चल ही नहीं रही, वो मशीनरी जो असेंबल की थी वो मशीनरी तो चल ही नहीं रही। तो उस केस में तो हमें इंटरमीडिएट चेकिंग की जरूरत पड़ेगी कि इन बिटवीन चेकिंग होती रहे, सुपरविजन होता रहे, उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती रहे कि वो सही पार्ट्स को सही तरीके से असेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, परफॉर्मेंस जो है वो चेक होती रहनी चाहिए, मेजर होती रहनी चाहिए। सबसे पहला हमने स्टेप क्या पढ़ा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में? नंबर 1, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, जिसमें स्टैंडर्ड प्रिसाइज, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। नंबर 2 हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, रेशियोज के थ्रू कंपैरिजन आप कर सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आप तैयार कर सकते हो, सैंपल चेकिंग आप कर सकते हो। कोई भी तरीका आप चेक अडॉप्ट कर रहे हो, बट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूअसली मेजर होते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली भी और एंड में भी, वेरेवर पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क, जो आप टाइप ऑफ एम्प्लॉय जो आपका है, जो वो काम जिस टाइप का कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बेटर है कि लास्ट में एक ही बार उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए या फिर इन बिटवीन भी उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने की जरूरत है। डिपेंडिंग अपॉन दैट टास्क आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। दिस वॉज द सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस। अब डेविएशंस को कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स।
पहले तो आप कंपेयर करोगे दोनों को. एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट द डेविएशंस. इफ एनी डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस. डेविएशन तो हमें सबको पता है. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो दोनों में डिफरेंस है. कंपेरिजन बिकम ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक इज 100 यूनिट्स और जो परफॉर्मेंस आई है वो वर्कर की 90 यूनिट्स की आई है. तो नेगेटिव डेविएशन आई है 10 यूनिट्स की. मतलब अगर क्वांटिटेटिव होगा तो वो इजीली मेजरेबल हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है. बेटर यही है कि क्वांटिटेटिव होना चाहिए. It must be noted that actual performance matches the standard, then there is no need for further action as everything is under control. अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपके स्टैंडर्ड दोनों मैचअप कर गए कि टारगेट भी 100 यूनिट्स का सेट किया था और अचीव भी 100 यूनिट्स का टारगेट वो कर लिया है वर्कर ने, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज योर थर्ड स्टेप, कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप, जो हमारा होता है फाइंडिंग आउट डेविएशंस, एनालाइजिंग डेविएशंस. Some deviations in performance is expected in all the activities. We are human beings, बिल्कुल exactly नहीं हो सकता, कुछ न कुछ deviation expected होती है. So the next step in the process of controlling is to analyze the deviations. The deviation from the standard are analyzed to identify their causes. क्योंकि एनालाइज इसलिए करना जरूरी है ताकि उनके कॉजेज हमें पता चल सके कि वो डेविएशन अगर आ रही है, वो डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है. While analyzing deviations, it is important to determine the acceptable permissible range of deviation. एनालाइज करते टाइम डेविएशंस को, जो डिफरेंस आ रहा है, हमें एक्सेप्टेबल परमिसिबल रेंज पता होनी चाहिए. मतलब कि अगर आपने वर्कर को 100 यूनिट का टारगेट दिया है, वो आपको 50 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल रेंज नहीं है. लेकिन अगर आपने वर्कर को 100 यूनिट का टारगेट दिया और वो आपको 90 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है कि इतना ऊपर नीचे हो सकता है. तो वही जितना ऊपर नीचे आप एक्सेप्ट कर सकते हो वो पहले से पता होना चाहिए कि आपको कितना एक्सपेक्टेड है. ऑल्सो डेविएशन इज द की एरिया ऑफ बिजनेस नीड्स टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर्ड टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज. अगर कोई ऐसा एरिया इंपॉर्टेंट है तो वहां पर अगर कोई डेविएशन आ रही है तो उसको आपने ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना है, कंट्रोल करना है, एज कम्पेयर टू अगर कोई इनसिग्निफिकेंट एरिया है, अगर जहाँ पे डेविएशन आ भी गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वहां पे आप फिर भी एक बार के लिए फ्री हो सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो. अब देखो क्या क्या तरीके हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके यूजुअली वैसे शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं या एमसीक्यू में भी आ जाता है. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये 2 तरीके हैं डेविएशंस को फाइंड आउट करने के. अब नंबर 1 इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. नाम से ही पता चल रहा है, इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ना ही पॉसिबल है, ना ही इकोनॉमिकल है, ना ही इजी है कि हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पे नजर रखी जाए. उसके लिए देयरफॉर कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRA. की रिजल्ट एरियाज पे कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं. उन एरियाज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपकी की एरियाज नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है, उनमें आप रिलैक्स हो सकते हो, लिबरल हो सकते हो. The key result area are set as a critical point. If anything goes wrong in these areas, the entire organization suffer. अगर KRA की रिजल्ट एरियाज में अगर कोई गड़बड़ होती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा. इसीलिए बेटर है वहां पर तो हर एक्टिविटी पे नजर रखो, बट ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एवरी एक्टिविटी पे आप नजर नहीं रख सकते हो. तो बेटर है आप KRA पे फोकस करो, की रिजल्ट एरिया, विच इज नोन एज द मेथड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. जहां पे आपको लगता है कि जो एरिया ज्यादा क्रिटिकल है, जहां पे ज्यादा फोकस की जरूरत है, आप वहीं पे फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल 10% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इज मच मोर हार्मफुल देन 20% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस. 20% पोस्टल चार्जेस में इंक्रीज हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा. 10% अगर लेबर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी. तो की एरियाज आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज आपकी क्या है, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है एज पर क्रिटिकल पॉइंट मेथड. नेक्स्ट आता है हमारा MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. नाम से ही पता चल रहा है
एक्सेप्शनली मैनेज कर रहा है, मतलब कुछ ही एरियाज को मैनेज करना है, बाकी एरियाज को छोड़ दो। कैसे? इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीफ एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। कि अगर आप ये सोचो कि मैं हर चीज को अपने हाथ में रख लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी, तो वो आपके हाथ में अल्टीमेटली कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेटर ये है जो इम्पोर्टेंट है उसको अपने हाथ में रखो, जो थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है उसको फ्री छोड़ दो। ठीक है, तो वो क्या कहता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, की जो एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको तो मैनेज करके चलो, कंट्रोल करके चलो, देख के चलो, फोकस करके चलो उनपे, और जो कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट एरियाज है उनको फ्री छोड़ दो। करो कंट्रोल उनमें भी, बट रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल रहता है उनमें। डेविएशंस विद इन द परमिसिबल रेंज, दैट इज माइनर डेविएशंस अगर आती हैं तो शुड बी इग्नोर्ड, तो इग्नोर की जा सकती है, बिकॉज सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल द एक्टिविटीज। हर जगह पे कुछ ना कुछ डेविएशन तो आएगी, ऐसा नहीं है कि वो 100% रहे। तो इसीलिए आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस दैट डिमांड मैनेजरियल अटेंशन, दीज डेविएशंस नीड टू बी एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई देयर कॉजेज। उनके कॉजेज ढूंढने हैं, विच में बी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, डिफेक्टिव प्रोसेस, कि आपने स्टैंडर्ड ही शायद अनरियलिस्टिक सेट किया हो जो अचीवेबल ही नहीं था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, या फिर डिफेक्टिव प्रोसेस, आपका प्रोसेस डिफेक्टिव है, रिसोर्सेज आपके इनएडिक्वेट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल में और कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो रोक रहे हैं आपके टारगेट को अचीव करने से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं हमारे बिजनेस पे। The deviations and their causes are then reported and corrective action taken at appropriate level. पहले यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो डेविएशन को कैसे, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों डिफरेंस आया, डेविएशन अगर आई है तो क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, और रीजन क्या है। और इसमें दो मेथड मेनली वो फोकस करता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC एंड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाउ लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड अगर डेविएशंस विद इन द लिमिट परमिसेबल रेंज है, परमिसेबल एक्सेप्टेबल रेंज में है तो कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर डेविएशंस बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज या परमिसेबल रेंज चले जाते हैं, स्पेशली इम्पोर्टेंट एरियाज में, वहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन इज रिक्वायर्ड सो दैट डेविएशन डू नॉट अकर अगेन एंड स्टैंडर्ड्स आर अकम्प्लिश्ड। करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व, करेक्टिव एक्शन में क्या हो सकता है, शायद एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़े, शायद अपना प्रोसेस बेटर करना पड़े, शायद प्रोडक्शन टारगेट वैसा सेट करो कुड नॉट बी मेट। सिमिलरली इफ एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर्स। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेट चल रहा है, तो उसके लिए आप वर्कर्स एडिशनल रख सकते हो, इक्विपमेंट्स लेकर आ सकते हो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, ओवर टाइम करा सकते हो वर्कर्स का विद देयर परमिशन। मतलब जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो आपको उसके लिए लेना है, क्योंकि अगर डेविएशंस आ रही हैं तो उनको आपने ओवरकम करना है, उनको रिड्यूस करना है। इन केस ऑफ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन, द स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज्ड। लेकिन अगर मैनेजरियल एक्शन के थ्रू आपको लग रहा है कि डेविएशन इंप्रूव नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितना मर्जी एक्शन ले लो, तो उस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो सही थे भी या नहीं। कि अगर आपको लग रहा है कि करेक्टिव एक्शन भी लेना पॉसिबल नहीं है, मतलब इस केस में तो कुछ कर ही नहीं सकते, कंट्रोल ही नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो टारगेट्स हैं वो सही सेट हुए हैं या नहीं हुए। क्या पता आपके टारगेट से आपने अनअचीवेबल सेट किए हों। क्लियर है बेटा? ये हमने 5 स्टेप्स पढ़े। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आप अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे हो, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद आप एनालाइजिंग डेविएशंस फाइंड आउट कर रहे हो एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये 5 स्टेप्स थे जो हमने इसमें पढ़े, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, विद दिस वी आर फिनिश्ड अप विद कंट्रोलिंग। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।